गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सरस्वती, सौम्या गुड मॉर्निंग, रजत गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है क्या? ओके। पढ़ के आए हो कुछ एयर पोल्यूशन में? और आएंगे क्या या चालू करें? थोड़ी देर का बचा है सिर्फ। एक्चुअली मुझे दो डेफिनेशन बतानी है, बाकी तुम खुद से पढ़ लोगे पूरा। कौन डिफाइन करेगा एयर पोल्यूशन है क्या? कौन डिफाइन करेगा व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन है क्या बताओ? व्हाट इज एयर पोल्यूशन? एनी अनवांटेड चेंज? नहीं नहीं, अनवांटेड चेंज नहीं। चेंज क्यों होंगे? चेंज क्यों होंगे? हाउ डू द चेंजेस कम इनटू एक्शन? ड्यू टू गैसेस, ओनली गैसेस। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? पॉल्यूटेड गैसेस। और कोई? ठीक है, और बताओ। मतलब पढ़ के नहीं आए तुम? मतलब तुम लोग पढ़ के नहीं आए? तुमको बताया था मैंने कि पढ़ के आना चाहिए था। सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। भाई किसी भी एनवायरनमेंट को, किसी भी एयर को पोल्यूटेड कब कहोगे? एयर पॉल्यूशन, देखिए, एयर पॉल्यूटेंट होते हैं चाहे वो कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि वो गैसेस ही हो, वो वाटर की ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं। एयर पॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर। डस्ट, बिल्कुल डस्ट भी हो सकता है। जो एयर पॉल्यूटेंट है, जो एयर पॉल्यूटेंट है, ये एयर पॉल्यूटेंट तीनों फॉर्म्स में होते हैं। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसेस भी हो सकते हैं। जो फॉग होता है ना, फॉग, उसमें लिक्विड की ड्रॉपलेट्स होती है, पानी की ड्रॉपलेट होती है, वो भी एयर पॉल्यूटेंट है, वो भी एयर पॉल्यूशन का काम करता है।
सॉलिड में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फ्यूम्स आ जाते हैं, फ्लूम आ जाते हैं, तुम्हारे डस्ट आ जाती है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तुमको पता होगा कि एनसीआर में कई बार क्या होता है कि एनजीटी या फिर कोर्ट ये टाइम टाइम पे गाइडलाइन जारी करती रहती है कि अब इतने दिन के लिए कंस्ट्रक्शन का काम बंद रहेगा। कंस्ट्रक्शन से जो धूल के कण हैं, जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, वो डस्ट के पार्टिकल्स ना उड़े अगर कंस्ट्रक्शन का काम बंद रहेगा तो। या फिर वो ऐसा कहते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन होता होता है तो किसी शेडेड काम में हो, शेडेड एरिया में हो, मतलब कंस्ट्रक्शन के काम को शेड किया जाए, या तो जैसे एयर पोल्यूटेंट उठेंगे और वहीं पे गिर जाएंगे। तो सॉलिड में हमारे पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लिक्विड में हो सकती हैं और गैसेस में हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि ये जो एयर पोल्यूटेंट है, ये एयर पोल्यूटेंट कितने टाइम तक उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं, कितने ड्यूरेशन तक सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और इनका अमाउंट क्या है। अगर ये पर्याप्त टाइम तक पर्याप्त अमाउंट में एनवायरनमेंट में है या एयर में है, जिसकी वजह से किसी भी लिविंग थिंग को या नॉन लिविंग थिंग को नुकसान पहुंच सकता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम एयर पॉल्यूशन। उस कंडीशन को मैं बोलता हूं एयर पॉल्यूशन। तुम्हारे पास नोट्स हैं, ये चीज आप पढ़ लेना कि कौन कौन से प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हैं, कौन कौन से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट हैं, किस गैस से या किस चीज से किसको ज्यादा फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। ठीक है ना, ये चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये चीज तुमको खुद पढ़नी पड़ेगी। ये बेसिक एनवायरनमेंट की चीजें हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो चीजें। मैं सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ एनवायरनमेंट की, सॉरी, पॉल्यूशन की। ये चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एयर पॉल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एसिड रेन क्या है, ये हमारे लिए नई चीज नहीं है। जो नई चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। एयर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज एयर pollution can be defined as can be defined as the presence of can be defined as the presence of one or more air contaminants, presence of one or more contaminants, one or more contaminants, that means ये हो सकता है डस्ट के पार्टिकल हो, ये हो सकता है फ्यूम्स हो, गैसेस हो, फ्यूम्स हो, गैसेस हो, और मिस्ट हो, फॉग हो, है ना, स्मोक हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे नोट्स में लिखा हुआ है। इन द आउटडोर एटमोस्फेयर, इन द आउटडोर एटमोस्फेयर, in the outdoor atmosphere in sufficient quantities, in sufficient quantities of such characteristic of such characteristic such characteristics and of such duration, and of such duration that it becomes injurious to that it becomes injurious to human, plants or animal life, etc., and also interferes with and interferes with interferes with the comfortable enjoyment of life and property, with comfortable enjoyment of life
एंड प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन है इसका, कि अगर कोई भी एयर पोल्यूटेंट, एयर कंटामिनेंट है एयर में, इतनी मात्रा में है, इतने समय के लिए है, इस करेक्टरिस्टिक का है, जिससे किसी भी चीज को नुकसान पहुंच सकता है, दैट कंडीशन इज योर एयर पोल्यूशन। हाँ, यहीं से स्टार्ट हुआ है अनुराग, लिख लिया। हो गया। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा लैप्स रेट, लैप्स रेट क्या है, क्योंकि बाकी एयर पॉल्यूटेंट के बारे में बचपन से पढ़ते हैं, तुम पढ़ लोगे, पढ़ने से हो जाएगा, एक बार रीडिंग मार लोगे तो भी हो जाएगा। लैप्स रेट, लैप्स रेट के बारे में सुना है किसी ने? लैप्स रेट, लैप्स रेट, देखिए लैप्स रेट का मतलब क्या है, कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। जैसे जैसे अब ये जो टेम्परेचर की रेट है कम होने की, हम दो चीजों के बारे में देखेंगे, एक एनवायरमेंट के बारे में देखेंगे, एक एनवायरमेंट के बारे में देखेंगे, एक पॉल्यूटेंट के बारे में देखेंगे, एक पॉल्यूटेंट के बारे में देखेंगे। तो एनवायरमेंट और पॉल्यूटेंट दोनों का, अब यहां पे पॉल्यूटेंट का मेरा मतलब होगा गैसेस से, यहां पे पॉल्यूटेंट का मतलब होगा गैसेस। तो एनवायरमेंट और पॉल्यूटेंट दोनों का, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं ये, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। क्या कारण हो सकता है इसका, अगर किसी को पता हो तो, कि हाइट पे जाते जाते टेम्परेचर कम क्यों होता है, टेम्परेचर कम क्यों होता है, जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वैसे टेम्परेचर कम क्यों होगा? एनीवन? एनीवन? भाई अगर ये अर्थ सरफेस है, यहां से जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड पे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते जाते हो, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है, वो टेम्परेचर नीचे आता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। इसका रीजन, भाई जैसे अगर तुम ऊपर बढ़ोगे तो सूरज के तो नजदीक जाओगे ना, तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। देखिए होता क्या है, धरती, जो सनरेज आती है,
इन सनरेज के सिर्फ आने की वजह से गर्म नहीं होती। तो ग्राउंड से दूर होते जाते हैं तो क्या होता है? तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, ग्राउंड से दूर होते जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा। क्यों कम होगा ये पूछ रहा हूं मैं तो। जो सन से सनरेज आएंगी उसकी वजह से धरती गर्म नहीं होती है। उसकी वजह से धरती गर्म नहीं होती है। जब सनरेज आ रही होती है तो ये धरती क्या करती है, इनको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर देती है, इन सनरेज को वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्ट कर देती है। जो एब्जॉर्ब रह गई इस पे, इस धरती पे जो एब्जॉर्ब रह गई उसके कारण गर्म होता है। अब ये डिपेंड करेगा कि किस चीज की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है। जिस चीज की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा गर्म रहेगा, अगर कम है तो कम गर्म रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है एब्जॉर्प्शन का, वो कंसंट्रेशन है अर्थ सरफेस के आसपास। क्योंकि बहुत सारे तरीके की ग्रीन हाउस गैसेस होती है हमारे पास, तो वो एंट्रैप्ट तो करने देती है सनरेज को, लेकिन बाहर नहीं जाने देती। तो वे वो एक क्या है, परमेबल सा ब्लैंकेट बन जाता है जिसमें सनरेज आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती। इसी को फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अगर इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाए तो, उस तरीके की गैसेज अगर ज्यादा हो जाए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन वगैरह इस तरीके की चीजें, तो ये क्या करती है, सनरेज को आने देती है लेकिन एब्जॉर्ब करके रख लेती है, बाहर नहीं जाने देती। तो इस अर्थ लेयर के आसपास, इस अर्थ सरफेस के आसपास जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। अर्थ सरफेस के आसपास जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से ये कंपेरेटिवली ज्यादा गर्म होता है। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो ये सन क्या, अर्थ क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब करके रखती है, बाकी के अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे सनराइज नहीं है, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है। इस वजह से ऊंचाई पे जाने के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, ये कहानी है टेम्परेचर के डिक्रीज करने की टाइम लेंथ, हाइट के साथ। ठीक है, यहां तक की कहानी। ठीक है, कि अर्थ कितना एब्जॉर्ब करती है सनरेज, मतलब जैसे ही सनरेज पड़ी वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो जितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी उतना ही कम टेम्परेचर होगा। लेकिन आजकल हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज। इसका रीजन ग्रीन हाउस गैसेज है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं पहले, फिर ये दो तरह की होती है लेफ्ट साइड, उनके बारे में देखेंगे। इन द ट्रोपोस्फेयर, इन द ट्रोपोस्फेयर, in the troposphere, the temperature of surrounding air, the temperature of surrounding air, temperature of surrounding air normally decreases with increase in altitude. Normally decreases in, normally decreases with increase in altitude. Altitude मतलब हाइट, ये बात है। गॉट इट? गेट में जनरली क्वेश्चन कम आते हैं, सीवीएस से ज्यादा आएंगे तुम्हारे पास, सीवीएस ट्रीटमेंट से ज्यादा होंगे। अब यहां पे दो तरीके की लैप्स रेट है। एक होती है एनवायरमेंटल लैप्स रेट, एक होती है एनवायरमेंटल लैप्स रेट। इसको बोलते हैं ELR, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ELR। इस ELR में क्या होगा, ये वेरी कर सकती है अलग अलग जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से। अगर आप जैसे जम्मू कश्मीर में हो, वहां हो सकता है ELR की रेट अलग हो। अगर आप कहीं दूसरी जगह हो, वहां ELR की रेट कुछ अलग हो। जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है उस सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की में भी डिपेंड कर सकती है। ELR का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाते जाओगे, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड पे जाते जाओगे तो किस रेट से टेम्परेचर कम हुआ है, किस रेट से टेम्परेचर कम हुआ है, ये रेट बताता है। ये रेट बताता है। जैसे आप मान लेते हैं
4 किलोमीटर ऊपर चले गए, एल्टीट्यूड पे 4 किलोमीटर चले गए, तुम्हारे टेम्परेचर में कमी आया, मान लेते हैं 40 या 30 डिग्री कमी आया, टेम्परेचर में 30 डिग्री कम हो गया, तो ईएलआर क्या हो जाएगा, 30/4 पर किलोमीटर, 30/4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इसका पता हम ऐसे लगाते हैं, इसका पता लगाने के लिए एक बैलून लेते हैं, इस बैलून पे एक बैरोमीटर वो लगा देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर मेजर करने का। जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाता जाता है, जैसे जैसे ये सेल्फ रिकॉर्डिंग होता है, ये सेल्फ रिकॉर्डिंग होता है, ये सेल्फ रिकॉर्डिंग मेजरमेंट सिस्टम होता है जो टेम्परेचर को रीड करता रहेगा, किस किस हाइट पे टेम्परेचर कितना रहा होगा वो यहां पर रिकॉर्ड हो जाता है और आपको पता चल जाता है, क्योंकि बैलून तो ऊपर की तरफ जाएगा और कितना ऊपर गया, कितनी ऊंचाई पे जाने के बाद टेम्परेचर में कितना चेंज आया वो आपको रिकॉर्ड करके बता देगा। अब ये जो रिकॉर्ड करेगा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर बाहर का होगा या इस गुब्बारे का होगा, ये जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेगा ये बाहर के एनवायरनमेंट का होगा या गुब्बारे का होगा, एनवायरनमेंट का होगा। तो ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बताएगा कि सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर किस तरह से कम या ज्यादा होगा। अब ये कंडीशन अलग अलग हो सकती है, ब्लर किसका और किसी का ब्लर है क्या, नहीं है। तो ये एनवायरनमेंट की रेट बता रहा है कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर किस रेट से कम हो रहा है। अब ये एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग हो सकती है, हो सकता है यहां कुछ एनवायरमेंट की कंडीशन अलग हो, तुम लद्दाख में जा रहे हो वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ अलग हो सकता, और तुम एक मान लेते हैं जैसलमेर में हो, तो हो सकता है जैसलमेर में ज्यादा तेजी से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो ज्यादा हो सकता है लद्दाख में उस रेट से ना हो रहा हो। तो सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन किस तरीके की है उस पर भी ये चीजें डिपेंड करती हैं। ये तो हुआ एनवायरमेंटल लैप्स रेट। एक होता है एम्बिएंट लैप्स रेट, एक होता है एम्बिएंट लैप्स रेट। एम्बिएंट लैप्स रेट बताता है जो एयर मास है, जो एयर मास, अभी मैं यहां पे एयर मास को कह देता हूं पॉल्यूटेंट, मैं इस एयर मास को कह देता हूं पॉल्यूटेंट। जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, इस फैक्ट्री से गैस निकली, इस फैक्ट्री से गैस निकली, तो ये पॉल्यूटेंट है, ये गैस है, ये पॉल्यूटेंट है। अब ये हाइट के साथ इसके टेम्परेचर में किस रेट से कमी आती है, इसके टेम्परेचर में किस रेट से कमी आती है वो कहलाता है एम्बिएंट लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट। एम्बिएंट लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट, इन दोनों चीजों को हमको साथ साथ समझना है कि अगर किसका रेट ज्यादा हुआ तो क्या होगा, किसका रेट ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत। ईएलआर तो ये बताएगा कि हाइट पे जैसे जैसे आप जाते जाओगे वैसे वैसे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, मतलब आएगी तो कमी उसमें, किस रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है। और एएलआर ये बताएगा कि हाइट बढ़ने के साथ साथ पॉल्यूटेंट के जो टेम्परेचर है उसमें किस रेट से कमी आ रही है। ये दो चीजें क्लियर हुई, ये दो चीजें क्लियर हुई। हाँ ना, ईएलआर और एएलआर क्या है, व्हाट इट, ईएलआर क्या बताएगा, एनवायरमेंट की कंडीशन, और एएलआर बताएगा पॉल्यूटेंट की कंडीशन, दोनों के ही ऊपर जाने पे टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। अच्छा तुमने ये चीज तो देख लिया कि जब एनवायरमेंट की हम बात करते हैं तो एनवायरमेंट में टेम्परेचर कम क्यों है ऊपर जाने पे, कोई पॉल्यूटेंट का बता सकता है क्या, पॉल्यूटेंट में दो चीजें काम करती हैं इस वजह से इसका टेम्परेचर कम होता है, पॉल्यूटेंट में दो चीजें काम करती हैं, क्या क्या, जब पॉल्यूटेंट गर्म है, जब पॉल्यूटेंट गर्म है तो गर्म है तो हल्का है, उसकी डेंसिटी कम है,
है ना, तो वो ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर कम होता है। ऊपर उठेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो वो अपनी एनर्जी लगा देता है एक्सपांड करने में खुद को। अगर उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो वो अपनी एनर्जी को एक्सपांड करने में लगा देता है। तो अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा, एक्सपांड करता जाएगा, और एनर्जी लूज करेगा तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। दूसरा, ऊपर जाने पे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो कम है ही, उसमें दोनों इफेक्ट काम करते हैं। कोई भी चीज अगर गर्म है तो वो ऊपर उठेगी, कोई भी चीज ठंडी है तो वो नीचे आएगी। ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ये चीज भी हम बचपन से सुनते आए हैं कि अगर किसी चीज की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर चली जाएगी, अगर गर्म है हल्की है तो। और अगर डेंस है, भारी है, ठंडी है, चाहे वो गैस हो चाहे कुछ भी चीज हो, तो वो नीचे आ जाएगी। ये चीजें तो समझ में आती होंगी, है ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट। पहला, एनवायरमेंटल लैप्स रेट, इसी को एम्बिएंट बोलते हैं, इसी को एम्बिएंट बोलते हैं, एम्बिएंट लैप्स रेट। एनवायरमेंटल लैप्स रेट और एम्बिएंट लैप्स रेट। द ELR कैन बी डिटरमाइंड, ELR can be determined, can be can be determined by sending up a balloon, by sending up a balloon equipped with a thermometer, equipped with a thermometer, equipped with a thermometer and a self-recording mechanism, with a self-recording mechanism, self-recording mechanism. The lapse rate so obtained, lapse rate so obtained is known as, is known as, is known as ELR, environmental lapse rate, is this। ठीक है। दूसरा, एडियाबैटिक लैप्स रेट, एडियाबैटिक लैप्स रेट। When a parcel of air, when a parcel of air, मतलब कोई भी गैस हो सकती है, पोल्यूटेंट हो सकता है। When a parcel of air which is hotter and lighter, which is hotter and lighter than surrounding air, lighter than surrounding air, is released, is released, then naturally it tends to rise up, then naturally it tends to rise up, it tends to rise up until it reaches a level। अच्छा, कब तक ऊपर बढ़ेगा मुझे कौन बता सकता है। अगर कोई गैस का पार्सल है जो हॉट है, वो ऊपर जाता जाएगा, कब तक ऊपर जाएगा, कब तक ऊपर जाएगा, एनीवन। जब तक उसकी डेंसिटी के बराबर का एयर नहीं मिल जाता। वहां जिस हाइट पे जाएगा, अगर उसका डेंसिटी और सराउंडिंग एयर का डेंसिटी बराबर है,
तो उससे ऊपर नहीं जा सकता फिर वो। अगर उसका डेंसिटी हल्का है तो ही ऊपर उठेगा। until it reaches a level at which reaches a level at which its own temperature and density at which its own temperature and density becomes equal to becomes equal to becomes equal to that of surrounding air, that of surrounding air. This rate of decrease of temperature, this rate of decrease of temperature, decrease of temperature is called adiabatic lapse rate, ALR। ठीक है। ड्राई एयर के लिए ये होता है, फॉर ड्राई एयर, ALR is 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। और फॉर सैचुरेटेड एयर ALR होता है लगभग 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। अब ना तो हमारे पास एग्जैक्टली सैचुरेटेड एयर होती है 100%, क्योंकि कभी भी एयर में 100% मॉइस्चर नहीं होता है ना। प्रैक्टिकली ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। और ना ही प्रैक्टिकली कभी ड्राई होती है एयर। तो हमेशा जो एएलआर की रेट है वो इन दोनों के बीच में कहीं होगी। एएलआर की रेट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में होगी। हो सकता है तुमसे छोटा मोटा न्यूमेरिकल इस तरह से पूछ ले कि ये जो सेचुरेशन कंडीशन है ये 100% सेचुरेशन पे है, ड्राई कंडीशन 0% सेचुरेशन पे। तुमसे कोई दे देगी 30% सेचुरेट एयर अगर है तो यहां से इंटरपोलेट करके और वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, कि कोई पोल्यूटेंट है तो 30% सेचुरेट है तो उसकी एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होगी, तो सिंपली इंटरपोलेट करके आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट इट? लिखो यहां तक। डन एवरीवन? एवरीवन? ठीक है।
ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास अलग अलग तरीके के एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकती है। हो सकता है किसी जगह पे एम्बिएंट लैप्स रेट ज्यादा हो सकता है किसी जगह पे एडियाबैटिक लैप्स रेट ज्यादा हो सकता है किसी जगह पे दोनों बराबर हो, है ना। इस तरीके की कंडीशन हो सकती है। उनके हिसाब से हमारे पास अलग अलग तरीके के एनवायरमेंट होते हैं। बेसिक जो दो चीज हमारे काम आएंगे भी आगे, उनको मैं पहले डिफाइन कर देता हूं। एक होता है अनस्टेबल एनवायरमेंट, अनस्टेबल एनवायरमेंट, और एक होता है स्टेबल एनवायरमेंट, एक होता है स्टेबल एनवायरमेंट। आगे वर्ड काम आएंगे तुम्हारे। अनस्टेबल एनवायरमेंट का मतलब ये है, जैसे ये अर्थ सरफेस है, हम सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक की ही बात करते हैं, हम ट्रोपोस्फेयर तक की ही बात करते हैं बस। तो अर्थ सरफेस से मान लेते हैं कि दिन का टाइम है, जनरली बहुत गर्मी का टाइम है ना, ये समर डे है, समर डे है। तुमने एक चीज देखी होगी, हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हम कि पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया। अब वो चीज होने वाली है, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं वैसे वैसे ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है ना। हमेशा हर साल देखते हो न्यूज़पेपर में कि अब ये कितना हो गया, पर्टिकुलेट मैटर ये है, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स ये है, इस तरह से अब पॉल्यूशन ज्यादा है। अब दिल्ली एनसीआर के आसपास देखोगे तुम, तो ये क्यों होता है। जैसे समर डे है, तो समर डे में यहां से जो चीज एमिट होंगी, धरती से जो चीज जाएंगी, उनका टेम्परेचर जनरली क्या होगा, उनका टेम्परेचर जनरली ज्यादा होगा, उनका टेम्परेचर जनरली ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। तो जो ऊपर की एयर है, वो ऊपर की एयर तो ठंडी है, मतलब उसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है इससे, तो वो एयर क्या करेगी, इसको रिप्लेस कर देगी। इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये ऊपर जाता जाएगा, इसका टेम्परेचर कम है या डेंसिटी ज्यादा है तो ये नीचे आता है। इस तरीके की मिक्सिंग एनवायरमेंट में हो सकती है, इस तरीके की मिक्सिंग एनवायरमेंट में होती रहती है। जब मिक्सिंग होती रहती है एनवायरमेंट में, तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल एनवायरमेंट, इसको बोलते हैं अनस्टेबल एनवायरमेंट। ब्लर हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी शायद तुम्हारे, मेरे ख्याल से। बाकी ब्लर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। तो जब मिक्सिंग हो रही होती है, मिक्सिंग कब होगी, जब नीचे टेम्परेचर कम हो, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा हो। सॉरी, नीचे टेम्परेचर ज्यादा हो, ऊपर टेम्परेचर कम हो। नीचे अगर हॉट मास है तो वो हॉट मास ऊपर उठेगा, ऊपर का जो कोल्डर मास है वो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, और ये मिक्सिंग होती रहेगी। इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल एनवायरमेंट। स्टेबल एनवायरमेंट में क्या होता है, स्टेबल एनवायरमेंट में होता है कि यहां का जो टेम्परेचर है, यहां का टेम्परेचर मान लेते हैं कंपैरेटिवली ज्यादा है, वो कोई अलग कंडीशन होगी। यहां का टेम्परेचर सपोज ज्यादा है ऊपर का, नीचे का टेम्परेचर कम है, तो यहां की जो गैस है, अगर मैं ऐसा मान लूं, चलो मैं ऐसा मान लेता हूं दोनों कंडीशन को अलग करते हुए, कि ये जो एयर पोल्यूटेंट है हमारा, इस एयर पोल्यूटेंट का टेम्परेचर तो कम है, और जो सराउंडिंग एयर है उस सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर ज्यादा है। इस वाले कंडीशन में क्या ये एयर पोल्यूटेंट ऊपर जा पाएगा क्या, या ऊपर की एयर नीचे आ पाएगी। नहीं आ पाएगा, तो यहां मिक्सिंग नहीं होगी। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। ये कंडीशन हमारे लिए बेकार होती है। क्यों, क्योंकि अर्थ सरफेस को एस्केप ही नहीं कर पाता है पोल्यूटेंट। अगर पोल्यूटेंट का टेम्परेचर कम है सराउंडिंग एयर से, तो ये एक्सकेप ही नहीं कर पाएगा, एस्केप आउट कर ही नहीं पाएगा अर्थ की सरफेस की रेंज को, और ये पोल्यूटेंट वहीं रह जाएगा जहां पे है, उस जहां से वो एमिट हो रहा है वहां पे उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। व्हाट इट। तो ये दो वर्ड काम आएंगे आगे, इस वजह से मैंने तुमको बता दिया अनस्टेबल का मतलब क्या है और स्टेबल का मतलब क्या है। अब जो हमने ईएलआर और एएलआर देखे, इस ईएलआर और एएलआर के हिसाब से अलग अलग तरीके के एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। किसी में ईएलआर ज्यादा है, किसी में एएलआर ज्यादा है। तो पहला हम बात करते हैं सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट। सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट, सुपर, पहला कंडीशन, मैं पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, स्टेटमेंट लिख लो साथ साथ। व्हेन द एम्बिएंट लैप्स रेट एक्सीड्स, व्हेन
एम्बिएंट लैप्स रेट एक्सीड्स एडियाबैटिक लैप्स रेट। ये तब होता है जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट ज्यादा हो एएलआर से। एंड द एटमॉस्फेयर इज सेड टू बी हाईली अनस्टेबल। एटमॉस्फेयर is said to be atmosphere is said to be highly unstable, to be highly unstable। अब तुमको मतलब समझ में आ जाना चाहिए अनस्टेबल का मतलब क्या है। in this case in this case parcel of air will always remain warmer। in this case parcel of air मतलब pollutant, parcel of air will always remain warmer, parcel of air will always remain warmer and descending parcel will always remain cooler, and descending parcel will always cooler than surrounding air, always cooler than surrounding air. Hence rising parcel will continue to lift up, hence rising parcel will continue to lift up, while descending parcel will continue to come down, while descending parcel will continue descending parcel will continue to come down, continue to come down. Dispersion of pollutants will be rapid, dispersion of pollutants will be rapid due to vertical mixing, rapid due to vertical mixing of the air, vertical mixing of the air make the environment unstable, of the air makes the environment unstable। इसको लिखो पहले, राइट इट डाउन फर्स्ट। बस मुझे एनवायरमेंटल कंडीशन ही बतानी थी इसमें। डन एवरीवन। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। इसमें की चीज मैं ले रहा हूं सिर्फ क्या, कि ईएलआर इज मोर देन एएलआर। इस वाले केस में ईएलआर का वैल्यू एएलआर से ज्यादा है। मतलब एयर का जो पार्सल है
उस एयर के पार्सल का रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कम है एयर की बजाय। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कोई ग्राफ प्लॉट करूं, मान लो अगर मैं कोई ग्राफ प्लॉट करता हूं हाइट और टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, हाइट और टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। इधर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सॉरी हाइट बढ़ती जा रही है, इधर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। यहां मान लेते हैं टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है। यहाँ हाइट 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5, 6, 7, 8 कुछ हो सकता है। Got it? मैं क्या करता हूं, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम रखता हूं, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम रखते हैं। जैसे दोनों का 40 है, एनवायरमेंट का भी और इसका भी, ये सीधी लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन है। और इस जगह पे जाने के बाद 4 किलोमीटर पे जाने के बाद टेम्परेचर हो जाता है इसका, इतना तो होगा ही नहीं ना, चलो ठीक है, जो भी कंडीशन है, जो भी कंडीशन है, ये स्थिति हो गई मान लो, है ना। ये मैं बताता हूं ई एल आर है, ये ई एल आर है। दूसरा एक और बताता हूं, वो ए एल आर है। दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है और ये स्लोप कुछ इस तरह से जाता है, ये ए एल आर है। मतलब समझ में आया दोनों का। हम लैप्स रेट कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, इसमें कितना ट्रेवल किया, यहां पे टेम्परेचर 40 था और इसने कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेवल किया कितना, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पे इसका टेम्परेचर कितना हो गया, -20, -20 हो गया। तो ईएलआर क्या हुआ यहाँ पे ईएलआर क्या हुआ, टेम्परेचर बाय हाइट। टेम्परेचर कितना, 20 और 40, 60, 60 हो गया ना टेम्परेचर, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 60 डिग्री का चेंज आया, 60 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ कितने हाइट में, 4 किलोमीटर में। तो ईएलआर का वैल्यू आ गया 15, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर आ गया। एएलआर का देखो, एएलआर में क्या हुआ, इस पार्सल ने 6 किलोमीटर का ट्रेवल किया और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री है, 6 किलोमीटर पे टेम्परेचर 0 डिग्री। तो इसने कितना ट्रेवल किया, 6 किलोमीटर, और टेम्परेचर में चेंज कितना आया, 40 का। तो जो एएलआर है, एएलआर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड बाय 6, तो 6 पॉइंट समथिंग, 6.6 क्या डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, ये एएलआर है। ये चीज समझ में आ गई, यहां पे ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे ये बात बताओ, इन दोनों को अगर मैंने इनिशियल टेम्परेचर सेम रखा, अगर मैंने इनिशियल टेम्परेचर सेम रखा, तो हर जगह पे टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, हर जगह पे टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, एयर का, सराउंडिंग एयर का ज्यादा होगा या पोल्यूटेंट का ज्यादा होगा। एएलआर डिनोट्स टू पोल्यूटेंट, ये पोल्यूटेंट को डिनोट कर रहा है। तो हर जगह पे तुम किसी भी हाइट पे देख लोगे अगर, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा किसका होगा, सराउंडिंग एयर का या इसका, पोल्यूटेंट का। हम्म, एयर का। अरे यार क्या करते हो, हमने कोई भी एक हाइट ले ली, जैसे 2 किलोमीटर ले लिया, जैसे 2 किलोमीटर हाइट ले लिया आपने, तो इस 2 किलोमीटर पे टेम्परेचर ज्यादा किसका है, देखो, इस 2 किलोमीटर हाइट पे टेम्परेचर ज्यादा किसका है, पोल्यूटेंट का है या एएलआर ज्यादा है, मतलब पोल्यूटेंट का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर कम है। तो पोल्यूटेंट क्या करेगा, ऊपर उठता रहेगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो ऊपर उठता रहेगा। गॉट इट। अगर मैं मान लेते हैं 3 किलोमीटर पे जाऊं, तो 3 किलोमीटर पे भी एएलआर ज्यादा है, सॉरी रेट एएलआर कम है उल्टा, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा किसका है, टेम्परेचर की बात बताऊं, एएलआर का मतलब इसमें रेट किसकी ज्यादा है,
रेट तो ईएलआर की ज्यादा है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर से कम हो रहा है ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर से कम हो रहा है। लेकिन जब मैं किसी जगह पे देखता हूं, किसी हाइट पे देखता हूं, तो ये तो पता लगा ही सकते हैं ना कि टेम्परेचर कितना है। 2 किलोमीटर पे इसका टेम्परेचर तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पॉल्यूटेंट का टेम्परेचर 2 किलोमीटर पे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री वाला ऊपर उठेगा। इसी तरह से 3 किलोमीटर पे देखोगे तो इसका टेम्परेचर कुछ 5 डिग्री के आसपास होगा, -5, और पोल्यूटेंट का टेम्परेचर कुछ 25 डिग्री के आसपास है, तो ये भी ऊपर उठता जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जो चीज अगर ऊपर उठती है तो वो चीज हमेशा ऊपर ही उठती रहेगी, जो चीज नीचे आती है वो चीज हमेशा नीचे ही आती है। गॉट इट? हाँ ना? समझ में आ गया ये? बना लो ग्राफ। तो ये वर्टिकल मिक्सिंग हो रही है, नीचे से पोल्यूटेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर का एयर हैवी है पोल्यूटेंट से, तो जो पोल्यूटेंट जिस जगह में होके जाएगा उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा ऊपर का हैवियर एयर। तो इस तरह से मिक्सिंग होती रहेगी, इस तरह से मिक्सिंग होती रहेगी। इस वजह से इसको अनस्टेबल एनवायरमेंट बोलते हैं। डन? मैंने ये कंडीशन तुमको समझाने के लिए कंसिडर की है कि दोनों का टेम्परेचर एक ही है। हो सकता है दोनों का टेम्परेचर अलग अलग भी हो, तो अभी हम ये देख लेंगे कि किस हाइट पे किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है। जिसका ज्यादा है वो ऊपर उठेगा, जिसका कम है वो नीचे चला जाएगा। व्हाट इट? हो गया यहां तक? मिटा दूं? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन इसका उल्टा हो सकता है। दूसरा कंडीशन इसका उल्टा होगा। सब एडियाबेटिक लैप्स रेट। दूसरा है सब एडियाबेटिक लैप्स रेट। इस वाले केस में उल्टा हो जाएगा। इस वाले केस में एएलआर का वैल्यू ज्यादा है ईएलआर से। ठीक है? तो अपने आप ग्राफ से समझ जाना। अब मैं वापस कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं दो ग्राफ बना रहा हूं सिर्फ, इधर हाइट, इधर टेम्परेचर। एक ग्राफ मैंने ये बनाया और यहीं से ये दूसरा ग्राफ बनाया। ग्रीन वाला ग्राफ किसका है बताओ? एएलआर का है या ईएलआर का है? ये जो ग्रीन वाला ग्राफ दिख रहा है ये किसका है?
ALR का है, ठीक है, क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा है। तो ग्रीन वाला दिखाएगा ALR और ये दिखाएगा ELR। तुम किसी भी हाइट पे चेक कर लो अगर, तो टेम्परेचर किसका ज्यादा है? ALR का मतलब पोल्यूटेंट का टेम्परेचर कम है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, अगर दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम है तो क्या ये पोल्यूटेंट ऊपर जा पाएगा क्या? और ये एयर नीचे आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी। और यहां पे कोई मिक्सिंग नहीं होगी, यहां पे कोई मिक्सिंग नहीं होगी, और ये स्टेबल एनवायरमेंट बनाएगा, ये स्टेबल एनवायरमेंट बनाएगा। इट फॉर्म्स स्टेबल एनवायरमेंट, स्टेबल एनवायरमेंट। तीसरी एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है न्यूट्रल। न्यूट्रल में तो कुछ भी नहीं होगा, ELR और ALR दोनों बराबर हो जाएंगे, ELR और ALR दोनों बराबर हो जाएंगे, और एटमॉस्फेयर भी न्यूट्रली कहा जाएगा, ना स्टेबल ना नॉन स्टेबल। गॉट इट? डन? लास्ट लिखिए एक, नेगेटिव लेफ्ट रेट एंड इन्वर्जन। नेगेटिव लेफ्ट रेट, नेगेटिव लेफ्ट रेट। इसका मतलब क्या होता होगा? नाम में लिखा है, कोई बता सकता है नेगेटिव लेफ्ट रेट का मतलब क्या हो सकता है? लेफ्ट रेट का मतलब था हाइट के साथ टेम्परेचर में कमी आना, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ना। ये अनयूजुअल कंडीशन है, ये बहुत ज्यादा देर के लिए, बहुत ज्यादा दिन के लिए प्रिवेल नहीं करती है। अभी बताऊंगा है क्या, स्टेटमेंट में लिख देता हूं पहले। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट increases with altitude, increases with altitude, increases with altitude, then the lapse rate becomes negative lapse rate. Then lapse rate becomes negative lapse rate, or inverted lapse rate becomes negative or inverted lapse rate. Inverted lapse rate. देखिए, what is the matter of fact is it? What is the matter of fact here? हमारे पास अर्थ सरफेस है, ये जनरली होता है विंटर नाइट्स में, ये जनरली होता है विंटर नाइट्स में। अब हुआ क्या, जब दिन था, दिन के टाइम में तो ये जो अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस ने जो सन रेज है उनको एब्जॉर्ब कर लिया, सन रेज को एब्जॉर्ब कर लिया। जब तक सन रेज आ रही थी तब, जिस चीज की कैपेसिटी जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब करने की होती है उतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट करने की भी होती है।
है ना? तुमने ये चीज देखा होगा, ये सुना होगा या पढ़ा होगा। जैसे ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर जितना एब्जॉर्ब करता है उतना रिफ्लेक्ट भी करता है। अब हम अगर दो चीजों को कंपेयर करके देखें यहाँ पे, एक तो तुम्हारे पास अर्थ की सरफेस है, दूसरा तुम्हारे पास सराउंडिंग एयर है। दोनों में से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है, अर्थ की या एयर की? दोनों में से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है, अर्थ की या एयर की? हाँ, अर्थ की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है, तो रिफ्लेक्शन कैपेसिटी भी अर्थ की ज्यादा होगी। मतलब जिस रेट से वो एब्जॉर्ब कर रही है उसी रेट से लूज भी तो कर रही है, उसी रेट से लूज भी कर रही है वो। और जो सराउंडिंग एयर है, वो सराउंडिंग एयर एब्जॉर्प्शन भी धीरे करती है, लूज भी धीरे करती है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि मिट्टी बहुत ज्यादा जल्दी गर्म भी हो जाती है, बहुत ज्यादा जल्दी ठंडी भी हो जाती है, बहुत ज्यादा ठंडी भी हो जाती है, बहुत ज्यादा जल्दी गर्म भी हो जाती है। तो सराउंडिंग एयर जो है वो लेट से गर्म होती है और देर से ही ठंडी होती है। अब विंटर नाइट्स में क्या होता है, नाइट्स में अर्थ जो है वो एनर्जी लूज कर चुका होता है, मतलब जो हीट है वो हीट लूज कर चुका होता है। लेकिन जो आसपास की एयर है, इसके ऊपर आगे बढ़ोगे जैसे, तो वो एयर अभी एनर्जी लूज नहीं किया या हीट को लूज नहीं किया। तो यहां का टेम्परेचर जनरली कम होगा और ऊपर का टेम्परेचर जनरली ज्यादा होगा। लेकिन नाइट्स में ही ऐसा होता है, जैसे दिन होगा तब क्या होगा, दिन होगा तो ये वापस एब्जॉर्ब कर लेगा इससे ज्यादा, और वापस नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, वापस नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। तो ये विंटर नाइट्स में ऐसा होता है। अब ये एनवायरमेंट स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ये मुझे बता दो। ये एनवायरमेंट स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? स्टेबल कब होता है, जब नीचे की, अनस्टेबल कब होता है, जब नीचे की चीज ऊपर चली जाती है, ऊपर की चीज नीचे आ जाती है। तो ये तो लाइटर होगा विंटर नाइट्स में, और ये वाला पोर्शन हैवियर होगा। तो ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा एनवायरमेंट? ये होगा हाईली स्टेबल। एनवायरमेंट इज हाईली स्टेबल, क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन तो हैवी है, ये तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। ऊपर वाला पोर्शन लाइट है, वो नीचे आ ही नहीं पाएगा। तो ये कंडीशन होती है स्टेबल कंडीशन, एक्सट्रीमली स्टेबल कंडीशन होती है। गॉट इट? तो मुझे सिर्फ यही बताना था, तीनों चारों तरीके की कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है। अब तुम्हारे नोट्स में देखना प्लूम बिहेवियर दिया होगा, इस तरीके का प्लूम बिहेवियर दिया होगा तुमको। उन प्लूम की आपको शेप याद रखनी है कि अगर चिमनी से कोई गैस निकलेगी तो किस तरीके के एनवायरमेंट में क्या शेप बनाएगा, वो आपको दिया है। तो वो आपको शेप याद रखनी है, ठीक है? तो मेरी तरफ से तुम्हारा एनवायरमेंट खत्म होता है जितना गेट में पूछा जाता है। और कोई गिला शिकवा किसी को कहना सुनना हो कुछ? हम्म। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। चलो ठीक है, बंद करते हैं। किसी लोगों को पेपर भी है, पेपर दो। मेरी तरफ से खत्म हो गया है। ओके, सो गुड बाय और ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्जाम के लिए। Got it? चलते हैं।